नमस्कार स्टूडेंट, सरस्वती मां कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आप सबने फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री पढ़ ली, सेकंड की पढ़ ली, थर्ड की पढ़ ली, फोर्थ की पढ़ ली। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेमेस्टर 5 की हिस्ट्री और ये भी भारत के ऊपर होने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार मुगल यहाँ पर अपना दबदबा कायम कर रखे थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कंपनी ने कैसे राज्य स्थापित किया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे राज्य स्थापित किया। इस पूरी की पूरी बुक में हमें यही सब कुछ पढ़ना है। और आप सबको भी पता है कि पूरे साल का सिलेबस जो आप इतने लंबे समय से नहीं कर रहे हो, इस पूरे के पूरे सिलेबस को तो हम इतनी जल्दी कवर नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरी वीडियो में मैं आपको इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आपके पेपर में हमेशा आते हैं। क्योंकि बीए सोल की आप मेरी और भी अदर वीडियोस वगैरह देखोगे तो उसमें एग्जाम में ए टू जेड वही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसीलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। इस पूरी की पूरी हिस्ट्री में हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। और आप ये देखना कि एग्जाम के बाद आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो है 18वीं शताब्दी के मुख्य बिंदु क्या है। अब देखो 18वीं शताब्दी क्या है, यानी 18th सेंचुरी, जब कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे व्यापारिक स्तर पर अपनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा ली थी और इसके साथ साथ अब वो शासन भी करने वाली थी। तो इसी समय पर ऐसा क्या क्या हुआ 18वीं शताब्दी में, भारत में ऐसे कौन कौन से बदलाव आए, उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। 18वीं शताब्दी को एक पतन का युग माना गया क्योंकि इसी समय पर मुगल साम्राज्य का खात्मा हो रहा था, उसी के साथ साथ अंग्रेजों के साम्राज्य की शुरुआत हो रही थी। अब उन्होंने तो कह सकते हैं अपना पूरा ब्रिटिश एम्पायर पूरे भारत में फैला लिया था। तो ऐसे क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है पतन का युग, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, इसी समय पर अगर देखा जाए तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पूरी तरीके से खत्म होने लगी थी। आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में उसका दबदबा खत्म हो रहा था। तो धीरे धीरे करके इसी कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इसके पतन के क्या क्या कारण है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, कमजोर शासन। सीधी सी बात है भाई, अगर देखा जाए तो बाबर ने स्थापना की, हुमायूं ने आगे बढ़ाया, ठीक है, फिर अकबर आ गया, फिर जहांगीर आ गया, शाहजहां आ गया, औरंगजेब आ गया। अब औरंगजेब की बात अगर देखा जाए, कोई भी इतना ज्यादा प्रभावशाली शासक नहीं बचा, जिस वजह से कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का पतन होना ही निश्चित था। इसीलिए वो सिमट के कुछ क्षेत्र तक रह गया और पूरे भारत में उन्होंने अपना दबदबा खत्म कर लिया। नंबर 2, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था। ये तो आप सबको पता है, जिस राज्य के अंतर्गत अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां की प्रशासन व्यवस्था उनके साथ नहीं दे रही है, तो राज्य का पतन होना ही निश्चित है। इसी वजह से कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में जो वहां का प्रशासन था वो बाकियों की नहीं सुन रहा था, मतलब वो बाकी अदर ब्रिटिश एम्पायर से जाके मिल गए थे। इसी वजह से कह सकते हैं ये मुगलों का क्या हुआ, खात्मा हुआ। नंबर 3, विदेशी आक्रमण, जिसमें नादिर शाह का आक्रमण। अब देखो नादिर शाह ने भी आया और उसने भी मुगलों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब जैसे ऐसे करके मान के चलो, अगर नादिर शाह व्यक्ति आया है, उसने भी आके आक्रमण किया है, तो मुगलों की शक्ति कमजोर होगी। जब उनकी शक्ति कमजोर होगी तो इसका मतलब साम्राज्य का पतन होना क्या हो गया, शुरू हो गया है। ठीक है, इसी का जो नंबर 2 है वो देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब इसी के साथ नादिर शाह ने एक तरफ से आक्रमण किया, तो उसी के कुछ टाइम बाद कह सकते हैं अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया। ये भी वो व्यक्ति था जिसने भी कह सकते हैं मुगलों के ऊपर अपना कह सकते हैं दबदबा कायम किया। जब वो भी यहाँ पर आक्रमण कर रहा है तो इस वजह से मुगल साम्राज्य क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रांतीय विद्रोह। इसी के साथ साथ देखा गया तो मुगलों ने अपना दबदबा तो खत्म करना कह सकते हैं, उनकी शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन इसके साथ साथ प्रांतीय विद्रोह भी हुए, यानी कुछ वहां के क्षेत्रीय राजाओं ने अपने आप को उठाने की कोशिश की। जिसमें सबसे पहला है मराठा विद्रोह, यानी जो मराठा थे उन्होंने बहुत ज्यादा मुगलों के खिलाफ कह सकते हैं विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते थे। नंबर 2, सिख विद्रोह। इसी समय पर कह सकते हैं जहां मराठाओं ने अपना दबदबा कायम किया, तो सिखों ने भी अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी इनके ऊपर पूरी तरीके से अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और मराठाओं को जो कह सकते हैं उन्हीं के साथ साथ सिखों ने भी अपना दबदबा किया और मुगलों का कह सकते हैं खात्मा क्या हो गया, शुरू हो गया। अब बात करते हैं आर्थिक संकट की। सबसे पहले है राजस्व की कमी। जिस राज्य के अंदर पैसा ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब साम्राज्य का पतन होना क्या है, स्वाभाविक है, मतलब होना ही है। नंबर 2, व्यापार और वाणिज्य में गिरावट। इसी समय के अंतर्गत देखा जाए व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो रहा था, वाणिज्य खत्म हो रहा था और धीरे धीरे करके पूरे पूरे साम्राज्य का क्या होने लगा, खात्मा होने लगा। ठीक है, तो इन्हीं सब तर्कों के माध्यम से हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि मुगलों के साम्राज्य का पतन होने का कोई एक कारण नहीं था, बहुत सारे कह सकते हैं इसके कारण माने गए, जिस वजह से मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पहला प्रश्न खत्म। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देशज समुदाय की क्या भूमिका थी, बंगाल के संदर्भ में बताइए। देशज समुदाय क्या है, देखो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन का ना पहले मतलब समझ लो। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत हर एक कह सकते हैं व्यक्ति जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ होने लगा था।
उस समय पर कई सारे कह सकते हैं देशज समुदाय यानी ग्रामीण समुदाय की क्या भूमिका थी और बंगाल में भी उन्होंने अपनी क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इनके बारे में समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देश समुदाय ने उस समय पर देखा जाए तो पहले ब्रिटिश अधिकारियों का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। यानी देखो, पहले ब्रिटिश आए, हमारे देश में आए, आने के बाद उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। व्यापार के लिए कौन मना करता है, आपको थोड़ा पैसा मिल रहा है तो आप व्यापार करना अलाउ कर देते हो। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। वो पता है दिक्कत क्या थी, वो ये थी कि उन्हीं का व्यापार उन्हीं के ऊपर चौपट होने लगा था। अंग्रेजों का सामान ज्यादा बिक रहा था, भारतीयों का सामान कम बिकने लगा। तो शुरू में उन्होंने व्यापार करने में उन्हें मदद की कुछ के फायदे के लिए, लेकिन बाद में चल के ये उन्हीं के लिए क्या हो गया, हानिकारक हो गया। तो ऐसे कौन कौन सी नीतियां चलेगी, क्या क्या प्लान्स हुए, उन सबके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। बंगाल के संदर्भ में सबसे पहला मीर जाफर। देखो मीर जाफर ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया था भाई। अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी नीतियां चलाना शुरू किया, लेकिन नीतियां तो तब चलाते हैं ना जब सामने वाला कोई उनका सपोर्ट कर रहा हो। तो मीर जाफर ने उसका सपोर्ट किया था अंग्रेजों का। इसी वजह से कह सकते हैं भारत में उन्होंने अपनी पकड़ जमानी शुरू की और धीरे धीरे करके भारत में व्यापार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। नंबर 2, बंगाल के जमींदार। एक तरफ अगर देखा जाए मीर जाफर ने भी एक फायदा लिया, लेकिन इसके साथ साथ कह सकते हैं बंगाल के जमींदारों ने भी इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि जमींदार को बहुत ज्यादा पैसा मिलता था और इसके बदले में वो अंग्रेजों की सहायता देने के लिए क्या थे, तैयार थे। नंबर 3, बंगाली सैनिक। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर कह सकते हैं अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर रहे थे, तो उसी समय पर पहले तो शुरुआत में बंगाली सैनिकों ने मदद नहीं की थी, लेकिन जब उन्हें बहुत ज्यादा वेतन मिलने लगा तो बहुत सारे बंगाली सैनिकों ने भी उनका क्या किया, समर्थन दिया। लेकिन आगे चल के ये उनके लिए नुकसानदायक हुआ, क्योंकि वो उनके साथ बहुत ज्यादा क्या करते थे, अत्याचार करते थे। अब बात करते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में किस किस ने क्या क्या सहायता की थी उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तमलुक। तमलुक उस समय का एक बहुत ज्यादा प्रभावशाली बंदरगाह था जो बंगाल की खाड़ी में स्थित था। सारे के सारे लोगों ने देखा भाई बंगाल में अगर आपको जीत प्राप्त करनी है, तमलुक पे अपना कब्जा कर लो, वहां पे अपना दबदबा दिखा लो, धीरे धीरे करके आसपास के सारे इलाकों में आपका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं राज्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो कंपनी के अधिकारी थे वो तमलुक पे अपना अधिकार चाहते थे। नंबर 2, गौड़। बंगाल की उस समय की राजधानी गौड़ थी, जो कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप में और कह सकते हैं आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। इन्होंने सोचा राजधानी को अपने कब्जे में कर लो, पूरा बंगाल अपने आप कब्जे में आ जाएगा। इसीलिए उस पूरे क्षेत्र पर ये लोग क्या चाहते थे, अपना कब्जा चाहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में सबसे पहले बात करेंगे हुगली। ठीक है, हुगली एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्रसिद्ध शहर था, और ये शहर जो था बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध। यहाँ पर व्यापार अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और यहीं पर कह सकते हैं हुगली नदी भी बहती है, जिस पर बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार होता था। इस वजह से ये लोग हुगली को भी अपने कब्जे में करना चाहते थे। ठीक है, इसी का नंबर 2 है मुर्शिदाबाद। अगर देखा जाए तो आपका हुगली के बाद अगर देखा जाए मुर्शिदाबाद भी एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शहर था, जिसे आगे चल के बंगाल की राजधानी के रूप में भी बसाया गया था। वहां पे समृद्धि हो गया, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, हर चीज में उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो संपूर्ण क्षेत्र पर क्या चाहते थे, अपना कब्जा चाहते थे। इसलिए अंग्रेज यहाँ पर अपनी कह सकते हैं राज्य स्थापित करने में बहुत ज्यादा क्या हुए, समर्थ हो गए। आधुनिक काल, यानी अब देखो पहले हमने प्राचीन काल पढ़ लिया, मध्यकाल पढ़ लिया, अब आधुनिक काल के बारे में बात करते हैं। यानी इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता। तो मुगलों की अगर देखा जाए उस समय पर इतना ज्यादा दबदबा नहीं था, लेकिन उनकी राजधानी जो थी वो दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी ऐसे ही स्थापित हो रही थी। अंग्रेज आए, उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी जो बनाई वो क्या बनाई, कोलकाता। कोलकाता को उन्होंने इतना ज्यादा प्रसिद्ध शहर बनाया कि धीरे धीरे करके उस पूरे के पूरे क्षेत्र पर उनका दबदबा क्या हो गया, बढ़ने लगा, क्योंकि उस कोलकाता को वो अपने व्यापारिक स्तर पर क्या करना चाहते थे, इस्तेमाल करना चाहते थे। नंबर 2, हावड़ा। हावड़ा एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शहर है बंगाल का, इस पर भी वो अपना कब्जा करना चाहते थे। यहां तक कि अगर देखा जाए, आपने सुना होगा हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया, क्योंकि ये केवल और केवल 2 पोल के सहारे खड़ा है और इसमें कोई भी बीच में कह सकते हैं कोई भी पिलर वगैरह नहीं है। तो इसीलिए हावड़ा उस समय का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र था, और उसको भी ये लोग अपने क्षेत्र में क्या करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1757 से 1857 के बीच में व्यापारिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा कैसे मिला। यानी कंपनी ने प्लासी के युद्ध में 1757 में जीत प्राप्त की थी। 1857 तक आते आते संपूर्ण क्षेत्र पर उसका दबदबा बढ़ गया। कैसे बढ़ा, क्या नीतियां चले, क्या क्या फैसले लिए गए, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, व्यापारिक साम्राज्यवाद। अर्थात कंपनी जब भारत में आई, उन्होंने अपने सामान को सस्ती दरों पर बेचना शुरू किया। वो भारतीय व्यापार को पूरी तरीके से चौपट करना चाहते थे, इसलिए वो पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा चाहते थे और भारत में अपनी व्यापारिक नीतियों को लाना चाहते थे। नंबर 2, उदारवादी सुधार। इसके अंतर्गत दोनों ने पश्चिमी शिक्षा को, पश्चिमी नीतियों को फैलाना शुरू किया, ताकि संपूर्ण क्षेत्र पर उनका दबदबा क्या होता जाए, बढ़ता जाए। नंबर 3, प्राच्यवाद और अंग्रेजीकरण। यानी जो पश्चिम के लोग थे ना, यानी ब्रिटेन के, अमेरिका के, ये सारे के सारे लोग भारत की संस्कृति और पूर्वी लोगों की संस्कृति को ज्यादा महत्वता नहीं देते थे।
इसलिए वो चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी बोली जाए, इंग्लिश को ज्यादा महत्वता मिले। इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों को भारत में लागू करना शुरू किया और भारत की जो नीतियां थी, जो संस्कृति थी, उसको पूर्ण रूप से खत्म करने की क्या की कोशिश की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसमें आप क्या बताओगे कि अंग्रेजों ने शुरुआत में यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर किया, लेकिन आगे चल के उन्होंने यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था क्या कर दी थी, लागू कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय क्या है? देखो सीधी सी बात है, एक साम्राज्य का पतन, दूसरे की शुरुआत, यानी मुगल साम्राज्य का पतन, छोटी छोटी शक्तियों का उदय। तो यही बात हमें करनी है। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जब मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर हुई थी, उसी समय पर बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों ने अपनी संस्कृति को बढ़ाने की क्या की कोशिश की। एक एक करके उसके बारे में भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट तो यही है, मुगल साम्राज्य का पतन। यानी सीधी सी बात है, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि मुगल साम्राज्य का पतन होगा, तभी जाकर क्षेत्रीय शक्तियों का क्या होगा, उदय होगा। नंबर 2 स्थानीय नेतृत्व। कुछ कुछ क्षेत्र पर एक एक स्थान के लोगों ने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए और उन्होंने इन्हीं नीतियों को बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाने की क्या की थी, कोशिश की थी, ताकि सारे के सारे फैसलों को अच्छे से लिया जाए और एक छोटे से स्तर पर स्थानीय लोगों को भी आगे बढ़ने का संपूर्ण अवसर मिल सके। नंबर 3 आर्थिक विकास। सीधी सी बात है, आर्थिक विकास का मतलब क्या है, हर एक क्षेत्र अपने आप को आर्थिक रूप में मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को आर्थिक रूप में मजबूत करना, उसे बढ़ाना, अपने फैसलों को ज्यादा अच्छा करना, इसीलिए वो इन नीतियों का क्या कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। अब बात करते हैं मुख्य क्षेत्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी। पहला मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत में इकलौता ऐसा साम्राज्य था जिसने, जो मुगल थे उनके सामने भी घुटने नहीं टेके थे और अंग्रेजों के सामने भी घुटने नहीं टेके थे। लेकिन कुछ लोग थे मराठाओं में ऐसे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने और मुगलों के सामने अपने घुटने क्या कर दिए थे, टेक दिए थे। लेकिन कुछ लोग अंत तक हमेशा क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरा सिख साम्राज्य। तो एक तरफ कह सकते हैं क्षेत्रीय शक्ति में सिख साम्राज्य भी, उसका भी उदय हुआ, क्योंकि यहां मुगलों की शक्ति कम हुई, उधर सिखों ने भी अपना दबदबा बढ़ाया और मराठाओं ने भी अपना दबदबा क्या कर लिया था, बढ़ा लिया था। ठीक है, नंबर 3 बंगाल के नवाब। एक तरफ कह सकते हैं मुगलों का खात्मा हुआ तो बंगाल के नवाबों के अंदर खुद की नवाबी छाई और उन्होंने भी अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की क्या की, कोशिश की। नंबर 4 हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद में अगर देखा जाए तो वहां पे एक तरफ मुगलों का खात्मा हो रहा था, वहीं पर हैदराबाद के निजाम ने भी अपनी पकड़ जमानी शुरू की और अपने इलाके के आसपास में उसने अपना दबदबा क्या कर लिया, पूरी तरीके से कायम कर लिया। ठीक है, नंबर 5 मैसूर के शासक, अर्थात साफ तौर पे मैसूर के शासक ने भी यहाँ पर मुगलों के पतन के बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा और धीरे धीरे करके वहां पर अपनी नीतियां चलाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसका क्या परिणाम निकला? पहला है क्षेत्रीय पहचान। हर एक व्यक्ति को अपने क्षेत्र की पहचान को आगे बढ़ाने का क्या मिला, मौका मिला। नंबर 2 राजनीतिक अस्थिरता। अब यहाँ पर मुगलों का पतन हुआ और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या यह देखा कि ये सारे के सारे राज्य आपस में ही एक दूसरे के साथ छोटे स्तर पर क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसे हम कंपटीशन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और इन्हीं के बीच में ये जो कंपटीशन था धीरे धीरे करके क्या होता गया, बढ़ता गया। युद्ध और संघर्ष, अर्थात साफ तौर पे इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में युद्ध होने लगे और धीरे धीरे करके इसी संघर्ष को क्या मिला, बढ़ावा मिला। इसीलिए यहाँ पर साफ तौर पे बताया गया कि ये जो आपका प्रश्न है इसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और उन्होंने आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन वगैरह करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार द्वारा वुड प्रेक्षण दस्तावेज का उल्लेख कीजिए। मतलब कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो वुड प्रेक्षण का जो उन्होंने दस्तावेज जारी किया था उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। वुड प्रेक्षण सन 1854 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया एक ऐसा प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी नीति और अंग्रेजी चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाने की क्या की गई थी, कोशिश की गई थी। इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इसके भी पॉइंट्स पढ़ते हैं। नंबर 1 शिक्षा के उद्देश्य। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि व्यक्ति को शिक्षा के साथ साथ उसे व्यावसायिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने व्यवसाय को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सके। देखो, एक एक्सपीरियंस अलग चीज होती है और व्यावसायिक शिक्षा यानी बिजनेस जो कह सकते हैं स्टडीज, वो अलग चीज होती है, क्योंकि इसमें बिजनेस के बारे में बताया जाता है, बिजनेस कैसे करना है, कौन सी नीति चलानी है, कौन कौन से फैसले लेने हैं, कौन सी स्थिति में क्या क्या करना है, इन सब के बारे में इसमें बताया जाता है। सेकंड पॉइंट है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। अरे भाई सीधी सी बात है, पश्चिमी शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रसार होगा तभी तो जाके चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा में लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता और भी अन्य प्रकार के अधिकारों का इसमें प्रावधान किया गया है। इसीलिए इस शिक्षा को बहुत ज्यादा क्या दिया गया, महत्व दिया गया। नंबर 3 भारतीय भाषाओं का महत्व।
भाई इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं का महत्व भी दिया गया था, क्योंकि इस दस्तावेज में अगर भारतीयों की नहीं सुनी जाएगी तो ये दस्तावेज उसके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए भारतीय भाषाओं का महत्व दिया गया, उनकी संस्कृतियों का सम्मान किया गया था। नंबर 4, शिक्षा का प्रसार। भाई बचपन से लेके, छोटे से लेके बड़े स्तर पर हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। महिला हो, पुरुष हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास शिक्षा नहीं है, तो उन सबको शिक्षा प्राप्त करने का इन्होंने क्या दिया, अधिकार दिया। वुड प्रेक्षण का प्रभाव क्या हुआ? भाई सीधी सी बात है, वुड प्रेक्षण का प्रभाव सीधा सा ये था कि इसके अंतर्गत जो इन्होंने नीतियां चलाई थी उसमें सबसे पहला हुआ पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। बहुत सारे लोगों ने पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण किया और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी नई नीतियां चलानी क्या कर दी, शुरू कर दी। नंबर 2, आधुनिकीकरण की दिशा में कदम। यानी उन्होंने नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, नई नई चीजें उन्होंने इस्तेमाल की, तभी तो जाकर देश में नई नई तकनीक, नई नई कह सकते हैं टेक्नोलॉजी हो गई और कई सारी चीजों को उन्होंने इस्तेमाल करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना। भाई सीधी सी बात है, कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, इन सभी जगहों पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए, क्योंकि अगर आप शिक्षा फैला रहे हो तो उसको फैलाने के लिए आपको कोई एक ऐसा प्लेस तो चाहिए जहां पर फैलाओगे, तो इसलिए विश्वविद्यालयों की क्या हुई, शुरुआत हुई। शिक्षा के स्तर में सुधार, यानी धीरे धीरे करके लोगों की शिक्षा के स्तर में सुधार इतने ज्यादा मात्रा में आया कि उन्होंने नई नई नीतियां, नए नए फैसले लेने शुरू किए और धीरे धीरे करके हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, अर्थात इन्होंने साफ तौर पर महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की, महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तभी जाकर चीजों को बेहतर किया जा सकेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेरिजियो एवं यंग बंगाल आंदोलन का उल्लेख कीजिए। यानी जो डेरिजियो थी उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन के लिए क्या महत्व दिया, यानी जो बंगाल के यंग लोग थे और डेरिजियो जो थी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो जनता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थे और बंगाल में नई नई चीजों को स्थापित करने की कोशिश की गई थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ चलते हैं। डेरिजियो एवं यंग बंगाल आंदोलन में इस समय पर अगर देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुधार करने की कोशिश की गई थी, उसके लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, डेरिजियो का योगदान, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। अधिक से अधिक मात्रा में आधुनिक शिक्षा को बढ़ाओ, आधुनिक शिक्षा लेके आओ, तभी जाके चीजों को बेहतर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लोग अगर नई नई चीजों को सीखते जाएंगे तो उन्हें और ज्यादा बेहतर रूप से चीजें करने का मौका मिलेगा और अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। नंबर 2, तर्कवाद और मानवतावाद, अर्थात उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि तर्कवाद को ज्यादा महत्वता दी जाए और मानवतावाद को महत्वता दी जाए। तर्कवाद मतलब कोई भी फैसला होगा तो उस पर तर्क वितर्क होना जरूरी है, और मानवतावाद मतलब जाति, धर्म, लिंग, भाषा इन सबको हटाकर मानवता पे बल दो, लोगों की जरूरतों पे बल दो, इसीलिए कोशिश की गई। सामाजिक सुधार, अर्थात इन्होंने साफ तौर पे सामाजिक सुधार करने की कोशिश की, मतलब समाज में फैली हुई असमानताएं हैं उसको पूरा करो, उसको दूर करो और लोगों की जरूरतों को पूरा करो ताकि वो चीजों को बेहतर कर सके। अगर वो चीजों को बेहतर करेंगे तो उन्हें समाज में आगे बढ़ने का संपूर्ण मात्रा में क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। ठीक है, अब है यंग बंगाल आंदोलन। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, लोगों के बीच में एकता स्थापित करना, लोगों के लिए न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना, समानता लेके आना, स्वतंत्रता लेके आना, लोगों के लिए आधुनिकता को महत्व देना, ये सारी चीजें इसके लिए क्या की गई थी, शुरू की गई थी और यही इसका क्या था, उद्देश्य था। नंबर 2, नेतृत्व, हेनरी लुई वाइवियन डेरिजियो, ये वो जिन्होंने इस चीज को बेहतर करने की कोशिश की और इस यंग आंदोलन में उन्होंने अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया था ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या क्या किए गए, लोगों के अधिकारों की मांग की गई, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, उनकी चीजों को बेहतर किया गया, उनके लिए सारे के सारे अच्छे फैसले लिए गए ताकि वो अपनी चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में बेहतर करने का क्या कर सके, प्रयास कर सके। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यंग बंगाल आंदोलन का प्रभाव, अर्थात साफ तौर पे यंग बंगाल आंदोलन का प्रभाव जो बहुत ज्यादा मात्रा में ये हुआ कि लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों को बेहतर करने का मौका मिला। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें इसके लिए हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, सामाजिक सुधार, अर्थात उन्होंने समाज में सुधार लाने की कोशिश की, नीतियां लाई, समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और भी कई सारे अधिकारों को उन्होंने क्या दी, महत्वता दी। नंबर 2, शिक्षा का प्रसार, बहुत ज्यादा मात्रा में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया गया, स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को जागरूक किया जाए और शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। नंबर 3, राष्ट्रवाद की भावना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया ताकि लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जागृत किया जाएगा तो चीजों को बेहतर करने का क्या मिलेगा, संपूर्ण अवसर मिल जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो ये वो आंदोलन था जिसके तहत लोगों के लिए बहुत ज्यादा अधिकारों की मांग की गई, समानता को उनको महत्व दिया गया, तो इसीलिए चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर करने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। ठीक है, प्रश्न खत्म, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में विस्तार से बताइए। यानी आंग्ल मराठा युद्ध, जो मराठाओं के जो कह सकते हैं युद्ध हुए थे उनके बारे में बताना। ठीक है, तो मराठाओं ने मुगलों से भी युद्ध किए थे और अंग्रेजों से भी किए थे। तो इनके कुछ चरण है, मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कब कब कौन कौन से हुए और उसमें क्या क्या नीतियां चलाई गई। ठीक है, तो मराठाओं ने अपने वास्तविकता को, अपने वजूद को बचाने के लिए अंग्रेजों से भी और मुगलों से भी युद्ध लड़े थे। तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसके बारे में बात करते हैं। 1775 से 1782 में हुआ था। ये वहीं के कह सकते हैं शासकों के बीच में हुआ था, क्योंकि उन्हें गद्दी चाहिए थी। एक व्यक्ति मरा तो उसकी गद्दी दूसरे को मिलनी थी, दूसरे की जगह तीसरे को मिल गई। इस वजह से इनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। परिणाम क्या निकला, पहले तो हमने कारण पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं परिणाम के बारे में। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि इनके बीच में जो कह सकते हैं अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाई हुई, उसमें इन्होंने कुछ क्षेत्र अपने खो दिए। क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों के अधीन रहकर इन्हें अपने कुछ इलाके क्या करने पड़े, खोने पड़े। अब चलते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। 1803 से 1805, इसका पहला कारण क्या था? तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलना ही खत्म कर दिया कि हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने सारे संबंध इनसे पूरी तरीके से क्या कर लिए थे, तोड़ लिए थे। परिणाम क्या निकला, अंग्रेजों ने इनके कुछ इलाके अपने कह सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिए, और धीरे धीरे करके पूरे के पूरे क्षेत्र पर इन पे कब्जा करने लगे, और मजबूरी में आकर कह सकते हैं मराठाओं को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े और इसी के साथ अपना जीवन जीना पड़ा। अब चलते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। 1817 से 1818, इसी समय पर देखा जाए तो अंग्रेजों ने द्वितीय पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी समय पर कुछ ऐसे मराठा थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने जीवन जीना शुरू कर दिया था। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। परिणाम क्या निकला, परिणाम साफ तौर पर यह निकला कि जो भी लोग थे उनकी कह सकते हैं गद्दी छीन ली गई और मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा, और अंग्रेजों का दबदबा पूरे क्षेत्र में क्या हो गया, कायम हो गया। अब चलते हैं आंग्ल मराठा युद्धों के परिणाम। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मराठा साम्राज्य का पतन, मतलब मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया और अंग्रेजों का दबदबा पूरी तरीके से बढ़ गया था, और जो कह सकते हैं उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। नंबर 2, अंग्रेजों की विजय। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, आसपास के सारे इलाके और छोटे से लेकर बड़े इलाके सब पर उन्होंने अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। नंबर 3, भारत के इतिहास में एक नई युग की शुरुआत। यही वो समय था जब कह सकते हैं भारत के इतिहास में एक नई युग की शुरुआत हुई, क्योंकि मराठाओं की समाप्ति हुई और इसके साथ अंग्रेजों का उदय हुआ, तो एक नई युग की शुरुआत हुई। निष्कर्ष क्या बताओगे, मराठाओं ने बहुत ज्यादा मात्रा में इनके साथ लड़ाई लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी उन्हें हार का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 16वीं से 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार पर प्रकाश डालिए। मतलब जब कंपनी थी वो भारत में आई, कैसे कैसे उन्होंने अपनी स्थापना की, कौन कौन सी नीति चलाई, उसके बारे में पढ़ना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एकमात्र ऐसी कंपनी आई थी जो भारत में व्यापार करना चाहती थी। तो शुरू में इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, और इसीलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक एक करके ये सारे पॉइंट समझाता हूं। नंबर 1, व्यापारिक गतिविधियां। अब देखो, जो ये कंपनी थी ये भारत में व्यापार करने आई थी और व्यापारी के इलाके तलाश रही थी। एक एक करके इन्होंने बहुत सारे इलाके तलाशे और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना व्यापार करना क्या किया, शुरू किया। 1600 में आई थी, धीरे धीरे करके व्यापार इनका ज्यादा मात्रा में क्या होता गया, बढ़ता गया। सूरत में व्यापारिक चौकी, सन 1612 में इन्होंने सूरत में कह सकते अपनी व्यापारिक चौकी लगाई ताकि वो वहां पर अच्छे से व्यापार कर सके। लेकिन ये जो चौकी थी इन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने अपना स्थान क्या कर लिया, बदल लिया। व्यापारिक समझौते, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, व्यापारिक समझौता तैयार हुआ और समय अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता था, घटाया भी जा सकता था। कंपनी को लाभ होता तो इसे बढ़ा देते और नुकसान होता तो इसे घटा देते, लेकिन कंपनी को ज्यादा मात्रा में क्या हुआ था, फायदा हुआ था। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने यहाँ पर साफ तौर पर अपनी नीति चलानी शुरू की और भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापारिक हितों का विस्तार, सीधी सी बात है, यहाँ पर इन्होंने अपने व्यापारिक हितों का बहुत ज्यादा विस्तार किया, क्योंकि देखो साफ तौर पे क्या है, पॉइंट सीधा सा ये कहता है कि भारत का जो माल था वो कम मात्रा में बिकने लगा, अंग्रेजों का माल ज्यादा मात्रा में बिकने लगा। कैसे, भारतीय लोग जो थे महंगा बेच रहे थे, अंग्रेज सस्ता बेच रहे थे, जनता को सस्ता चाहिए, इसलिए भारतीय व्यापार की जो मात्रा थी वो क्या होती गई, घटती गई। स्थानीय प्रशासन के साथ संबंध, यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर साफ तौर पे देखा गया कि कुछ लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि खुद के लाभ के लिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने भारत पर अपनी क्या कर ली, पूरी तरीके से पकड़ जमा ली। अब बात करते हैं विस्तार और संघर्ष 1650 से 1700 के बीच में, यानी इन्होंने अपना विस्तार कैसे किया और कौन कौन से इनको संघर्ष का सामना करना पड़ा। पहला है मद्रास में स्थापना। तो इन्होंने क्या किया, मद्रास में अपनी चौकी स्थापित की थी और 40 से 50 साल तक राज किया। धीरे धीरे करके व्यापार ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा, तो इन्होंने अपने जो रुख था किसकी तरफ मोड़ा, बंगाल की तरफ।
नंबर 2, बंगाल में व्यापारिक अधिकार। इन्होंने धीरे धीरे करके बंगाल में अपने व्यापारिक अधिकार शुरू कर दिए। बंगाल में अपने अधिक से अधिक मात्रा में सामानों को बेचना शुरू किया। बंगाल के लोग उस चीज को खरीदने में क्या हो गए, सक्षम होने लगे, क्योंकि उन्हें कम कीमत पर क्या मिल रहा था, सामान मिल रहा था। बंबई का अधिग्रहण। 1668 में इन्होंने बंबई में अपनी स्थापना की और धीरे धीरे करके बंबई को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लाना शुरू किया, क्योंकि जैसे जैसे करके बंबई भी इनके क्षेत्र में आ रहा था, इनको बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा होने लगा और वहां पर भी इन्होंने अपने पैर जमाने क्या कर दिए, शुरू कर। स्थानीय शासकों के साथ संघर्ष, यानी सीधी सी बात है, शुरू में इन्हें स्थानीय शासकों का संघर्ष करने पड़े, इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने उन वहां के राजाओं को हराया और वहां पे अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया, ताकि व्यापार को अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। इन्होंने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की, भारत के व्यापार को पूरी तरीके से चौपट कर दिया और अंग्रेजों का व्यापार ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। इससे इन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य तक क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। पहला है प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और नवाब सिराजुद्दौला को हराकर इन्होंने बंगाल में क्या कर ली, अपनी दीवानी स्थापित कर ली, मतलब इन्होंने अपनी कह सकते हैं जमींदारी, अपनी राजशाही स्थापित कर ली। नंबर 2, बंगाल की दीवानी। 1765 में जो शाह आलम थे, उन्होंने कह सकते हैं अपनी जो दीवानी थी, उनकी जो कह सकते हैं उनकी जो राजशाही थी, उन्होंने किसको सौंप दी, अंग्रेजों को सौंप दी, क्योंकि उन्हें घुटने टेकने पड़े थे और इस कारण बंगाल में कह सकते हैं अंग्रेजों का दबदबा क्या होता गया, बढ़ता गया। राजनीतिक शक्ति का विस्तार। अब कंपनी यहां पर व्यापार नहीं कर रही है, अब वो राजनीतिक शक्ति के रूप में आ रही है, यानी शासन भी वो करेगी, व्यापार भी वो करेगी, नीतियां भी वो बनाएगी और सारे फैसले भी वो लेगी। धीरे धीरे करके इसका पूरे क्षेत्र में क्या हो गया, दबदबा बढ़ने लगा। आर्थिक लाभ। कंपनी को अधिक से अधिक मात्रा में आर्थिक लाभ हो रहा था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा फायदा होने लगा और धीरे धीरे करके उसने पूरे क्षेत्र पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। भारतीय इतिहास पर प्रभाव। यह वह समय था जब कह सकते हैं एक विदेशी कंपनी ने आकर भारत पर अपना अधिकार कर लिया और धीरे धीरे करके शासन में भी अपनी पकड़ जमा ली और पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार इन्होंने ज्यादा मात्रा में क्या कर लिया था, बढ़ा लिया। निष्कर्ष क्या बताओगे, कंपनी आई थी व्यापार करने, शासन करने लगी और अपनी नीतियां लोगों के ऊपर थोपने लगी और धीरे धीरे करके लगभग इन्होंने कह सकते हैं 400 सालों तक व्यापार किया और लगभग कह सकते हैं 200 सालों तक इन्होंने क्या किया, 200 सालों तक भारत पे राज किया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था और इसके लागू करने के क्या क्या कारण थे। देखो, स्थायी बंदोबस्त क्या है। सन 1793 में बंगाल में एक बंदोबस्त लाया गया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, एक ऐसे व्यक्ति को सारी की सारी शक्ति और संपत्ति सौंप रही थी जिससे वह नियमित मात्रा में हर महीने क्या कर सके, अपना कर वसूल सके। अब हुआ क्या कि कंपनी ना किसानों से बहुत ज्यादा मात्रा में कर नहीं वसूल पा रही थी। कंपनी ने ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसको दी, जमींदार को। कंपनी क्या करती थी, जमींदार को एक निश्चित राशि देती थी कि तुम्हें मेरे को हर महीने इतनी राशि चुकानी है, तुम जनता से जितना मर्जी कर चुका सकते हो, आप मुझे इतना कर लाके दे दो और अगर आप मेरे को इतना कर दे दोगे तो सब ठीक चलता रहेगा और अगर आप नहीं दे पाओगे तो आपकी जमीनें क्या कर देंगे, नीलाम कर देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलो एक जमींदार है और उसे 400 गांव दिए गए। उस जमींदार को बोला इस 400 गांव से तू 4 लाख की प्राप्ति कर सकता है। कंपनी ने बोला तू हमें हर महीने 2 लाख रुपए दे। जमींदार के मन में लालच आ जाएगा, कहेगा यार 2 लाख रुपए तो देने, अब 400 गांव में से 300 गांव भी देंगे तो 1 लाख रुपए का मेरे को फायदा होगा। इसीलिए जमींदार मान जाते थे और कंपनी क्या करती थी, कंपनी सिर्फ अपना एक फिक्स अमाउंट चाहती थी कि हमें हर महीने इतना प्रॉफिट होता रहे। ठीक है, और कंपनी ने साथ में ये भी अल्टीमेटम दिया था जमींदार को कि अगर तुम अपना कर नहीं चुकाओगे तो तुमसे हम जमीनें छीनकर, तुम्हारी जमीनें बेचकर उसकी नीलामी कर हम क्या करेंगे, इस कर की वसूली करेंगे। तो कंपनी नियमित रूप में जो कह सकते हैं कर प्राप्त करना चाहती थी, इसके लिए उसने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कब किया, 1793 में। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। तो इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, एक एक करके इसके पॉइंट समझाता हूं, ये क्यों लागू किया गया था और इसके लागू होने के बाद क्या क्या हुआ। नंबर 1, विचारधारा। सीधी सी बात है, स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे कंपनी की एक ही विचारधारा थी, हमें नियमित मात्रा में कर मिलना चाहिए ताकि हम अपने कंपनी को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट में ला सके। नुकसान हो जमींदार को हो, हमें सिर्फ किससे मतलब है, फायदे से। ठीक है, इसका नंबर 1 है। अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त के लाभ क्या है, यानी बंगाल में ये जो व्यवस्था लागू की गई थी इसके क्या लाभ थे। इसके बहुत सारे लाभ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, स्थिर राजस्व। कंपनी ने जमींदार के लिए स्थिर राशि तय कर दी कि उसे हर महीने इतना चुकाना ही चुकाना है और अगर वो नहीं चुकाना है तो उसकी जमीनें क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है ना हर महीने, उसे सिर्फ किससे मतलब था, अपने प्रॉफिट से। नंबर 2, जमींदार वर्ग का उदय। इसी में क्या हुआ, जमींदार वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि इसी समय पर अगर देखा जाए जमींदार पहले भी बहुत ज्यादा था, लेकिन अब हर व्यक्ति जमींदार बनने की वो कह सकते इच्छा रख रहा था, क्योंकि अगर वो जमींदार बनता तो वो पैसों से क्या हो जाता, मालिक हो जाता। इसी वजह से कह सकते हैं इस बंदोबस्त के तहत जमींदारों का भी क्या हुआ, उदय हुआ। नंबर 3,
कृषि विकास के लिए प्रोत्साहन, अर्थात इस व्यवस्था के तहत कृषि विकास के लिए लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब उन्हें केवल और केवल स्थिर मात्रा में क्या करना है, एक फिक्स अमाउंट देना है। चाहे 10,000 की सेल हो तो भी 300 देना है, चाहे 1,000 की सेल हो तो भी 300 देना है, या 10 लाख की सेल हो तो भी कितना देना है, 300। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। वो जो राशि होती थी वो सबके लिए बराबर रूप से क्या कर दी जाती थी, बांट दी जाती थी, कि मतलब आपको ये फिक्स अमाउंट इतना देना ही देना है, और अगर आप इतना नहीं देते हो तो आपसे भी आपकी जमीनें क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती है। नंबर 4, प्रशासनिक सरलीकरण। भाई कंपनी ये चाहती थी कि मेरे को हर जगह पे जाके कर नहीं मांगना पड़े, इसलिए उसने जमींदार को ये सारी जिम्मेदारी दे दी, और जमींदार क्या कर रहा था, सभी से ये सारी की सारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा था, सभी से क्या कर रहा था, टाइम टू टाइम पैसा लेता था, कंपनी को जमा करता था, नहीं जमा कर पाता था तो उसकी जमीनें क्या कर दी जाती थी, नीलाम। ठीक है, अब इसके कुछ और पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं, यानी इसकी कुछ हानियां हैं। नंबर 1, प्रारंभिक कर की मांग अधिक थी। कंपनी ने सबसे ज्यादा कह सकते हैं वर्स्ट डिसीजन, यानी सबसे ज्यादा जो बेकार डिसीजन लिया था वो ये लिया था कि जो कर की मात्रा है वो निर्धारित की जा रही है, आगे आने वाले 10 साल तक 20 साल तक उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो कंपनी ने जैसे आज के टाइम पर अगर 300 रुपए कर ले रही थी ना, तो कंपनी ने क्या कर दिया, किसानों के लिए 300 की जगह पे सीधा 800 रुपए कर दिया, यानी आगे वो बढ़ा नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने शुरू में ही ज्यादा मात्रा में कर मांगना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। नंबर 2, उपज की कीमत। अब भाई कृषक क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, लेकिन खेती करने के साथ साथ उसे उपज की कीमत अच्छी मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो उपज अच्छी हो या ना हो, उसकी अच्छी कीमत मिले या ना मिले, कंपनी को कर चुकाना क्या था, अनिवार्य था। और जमींदार क्या करता था, जमींदार किसानों से किसी भी तरह छीनता था, और जमींदार से कौन ले लेती थी, कंपनी ले लेती थी। असमान राजस्व होना, मैंने आपको अभी बताया कि भाई राजस्व की राशि इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने अपनी कह सकते सीमाएं पार कर दी थी, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में उनसे क्या लिया जा रहा था, कर लिया जा रहा था। जोतदार द्वारा मना करना, अधिकतर समय पर क्या होता था, जो किसान होते थे उनको जोतदार भड़काते थे कि तुम किसान जो है तुम जमींदार को कर मत दो, जब जमींदार कर नहीं चुका पाएगा तो उसकी जमीनें नीलाम होगी, और जब उसकी जमीन नीलाम होगी तो वही जोतदार उस जमींदार की जमीनें खरीद लेंगे और खुद क्या बन जाएंगे, जमींदार बन जाएंगे। इस वजह से जोतदार क्या करते थे, उन्हें कर देने से मना कर देते थे। स्थायी बंदोबस्त के सामाजिक परिणाम, ठीक है, अब इसके क्या सामाजिक परिणाम हुए, पहला जमींदार वर्ग का उदय, ये तो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई जमींदार वर्ग का उदय हो रहा है, जमींदार की एक अलग पहुंच बनती जा रही है और अलग उसकी एक पकड़ जमती जा रही है यहाँ पर। नंबर 2, किसानों की स्थिति में गिरावट। सीधी सी बात है भाई, किसानों से अधिक मात्रा में पैसा लिया जा रहा था, इसलिए उनकी स्थिति में क्या होती जा रही थी, गिरावट होती जा रही थी। नंबर 3, ग्रामीण समाज में तनाव, यानी सीधी सी बात है ग्रामीण समाज में तनाव आने लगा, टेंशन होने लगी लोगों को कि उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही थी। स्थायी बंदोबस्त के राजनीतिक परिणाम क्या थे, भाई स्थायी बंदोबस्त जो था ना, इसके राजनीतिक परिणाम क्या हुए, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, ब्रिटिश शासन को मजबूती, यानी जो ब्रिटिश शासन थी उसको मजबूती मिलने लगी, और उससे बहुत ज्यादा क्या हुआ, इन्हें फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिशों का शासन था वो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ, और जमींदारों की स्थिति क्या होती गई, खराब। नंबर 2, जमींदार वर्ग का राजनीतिक प्रभाव। अब जमींदार वर्ग का राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे करके खत्म होने लगा था, क्योंकि अब वो कह सकते हैं कंपनी के केवल अधिकारी रह गए थे, इसीलिए उनका दबदबा खत्म हुआ और कंपनी का दबदबा क्या होता गया, बढ़ता गया। राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव, इससे बहुत ज्यादा ये फायदा हुआ था कि सारे के सारे लोगों के साथ जो भी अत्याचार, जो भी चीजें हो रही थी, उन सबको खत्म किया गया, और धीरे धीरे करके उनकी नीतियों को और उनको बेहतर करने का क्या मिला, उन्हें अवसर मिला। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा भी इसी के साथ है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किस प्रकार का था। देखो, एक तरफ 1793 में इस्तेमारी लागू किया गया, वहीं 1810 के दशक के बाद इन्होंने बंबई में दूसरा बंदोबस्त लागू किया, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त वह बंदोबस्त था जिसके तहत किसानों से सीधा ही जो कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी कर ले रही थी, क्योंकि जमींदार के बीच में जो कह सकते हैं भूमिका थी उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। क्या क्या फैसले लिए गए, कौन कौन सी नीतियां चलाई गई, इसके बारे में बात करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है, किसानों का मालिकाना हक, यानी जो भी जमीन है वो हमारी जमीन है, जितने मर्जी खेती करनी उतनी मर्जी खेती करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बस आपको कंपनी को क्या देना है, कर देना है। नंबर 2, सीधे राजस्व वसूली, कोई जमींदार नहीं है, सीधा आप क्या करो, कंपनी को कर चुकाओ और अपनी जमीनें बचाओ। अगर आप कर चुका देते हो तो इसका मतलब आपकी जमीनें बच जाएगी, नहीं चुकाओगे तो आपकी जमीनें क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी, यानी छीन ली जाएगी। नंबर 3, निश्चित राजस्व दर, इसमें क्या होता था, हर 10 साल में कह सकते हैं उनकी उपज को देखकर उनके लिए कर फिक्स किया जाता था और उनसे कर लिया जाता था। फिक्स देना है, लेकिन उनकी जो कह सकते हैं उनकी उपज और इसके साथ साथ उनकी जमीनों को पैमाइश करके ये किया जाता था। मान के चलो कोई व्यक्ति 10,000 की कमाई कर रहा है तो उससे 10,000 के हिसाब से लिया जाएगा, जो 10 लाख की कमाई कर रहा है उससे 10 लाख के हिसाब से। तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग कर क्या कर दिया गया था, निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन वो फिक्स होता था कुछ सालों के।
किसानों की स्थिति में सुधार, धीरे धीरे करके लोगों की स्थिति में सुधार हुआ, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने लगा और लोगों की जो कह सकते हैं महत्वता थी उनको बढ़ावा मिलने लगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लाभ, इसके बहुत सारे लाभ हुए थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, किसानों को सुरक्षा। अब इससे क्या हुआ, किसानों को सुरक्षा मिलने लगा, क्योंकि किसानों के लिए कह सकते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा ये हुआ कि वो जितनी ज्यादा मात्रा में खेती कर रहे थे उनसे उन्हें बहुत ज्यादा क्या होता, फायदा। नंबर 2, उत्पादकता में वृद्धि। आप ज्यादा मात्रा में खेती करोगे, उत्पादन अधिक होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन अधिक होता जाएगा उतनी ज्यादा मात्रा में फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर प्रोडक्शन ज्यादा है यानी उत्पाद ज्यादा है तो आप ज्यादा मात्रा में बेच सकते हो, ज्यादा मात्रा में लाभ कमा सकते हो। सरकारी राजस्व में वृद्धि। कंपनी ने बोला आप जितने ज्यादा मात्रा में उगाना चाहो उगाओ। अब लोग उगाने लगे, ज्यादा मात्रा में उगाने लगे, उन्हें फायदा होने लगा, तो इससे कंपनी को भी तो फायदा हो रहा है, क्योंकि इससे क्या मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, तो इससे उसे भी फायदा हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था के कुछ नुकसान थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, राजस्व दर की अधिकता। यानी कई बार क्या होता था, अगर किसान अपने कर को चुकाने में असमर्थ होते थे तो उन्हें छूट नहीं दी जाती थी, उनसे उनकी जमीनें सीधा क्या कर ली जाती थी, छीन ली जाती थी। नंबर 2, किसानों का शोषण। उपज हो या ना हो, आप कमाओ या ना कमाओ, आप खाओ या ना खाओ, कंपनी को कर चाहिए तो चाहिए, और आपकी जमीनें, आपकी संपत्ति सब कुछ क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। किसानों का ऋण ग्रस्तता, मतलब इसी के माध्यम से ये हुआ, जब वो नहीं चुका पाते थे तो इस कारण वो कर्ज के बोझ में दबते चले जाते थे, इससे उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा क्या हुई, बर्बाद हुई। तो बंगाल में जो कह सकते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ था, उसके अलग फायदे नुकसान थे, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो बंबई में लागू हुआ उसके भी अलग क्या थे, फायदे और नुकसान। अब ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। महालवाड़ी व्यवस्था मतलब एक छोटे से गांव के लिए, छोटे छोटे गांव के लिए कह सकते हैं महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक छोटी सी इकाई होती थी, ये एक समुदाय होता था, उनके लिए बंदोबस्त लाया गया था। ठीक है, और इस बंदोबस्त की भी कुछ विशेषताएं, उसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त जिम्मेदारी। महलवाड़ी बंदोबस्त के तहत संयुक्त जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर एक गांव नहीं चुकाता है तो बाकी सबको मिलकर भी ये चुकाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं चुकाते तो सारे के सारे गांव पे संपूर्ण मात्रा में जुर्माना ठोक दिया जाता था और सभी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता था। नंबर 2, महाल का गठन। यानी इन्होंने कई सारे कह सकते हैं अपने महाल स्थापित कर लिए थे, कई सारे गांव समूह बना लिए थे, और धीरे धीरे करके उसी के माध्यम से ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, कर वसूल रहे थे। नंबर 3, राजस्व निर्धारण। हर व्यक्ति के लिए, हर समुदाय के लिए एक राजस्व निर्धारित किया गया था, उन्हें समय पर चुकाना होता था, अगर वो नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीनें उनसे क्या कर ली जाती थी, छीन ली जाती थी। ये तो हम अभी तक पढ़ते ही आए हैं। सरकारी राजस्व वसूली, सीधी सी बात है, कंपनी के अधिकारी आएंगे, आपसे पैसा लेंगे, आप पैसा नहीं चुकाओगे, आपसे आपकी जमीनें ले लेंगे, और अगर आप उस जमीनों को भी नहीं छुड़ा पाओगे तो आपकी जमीनें भी क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। किसानों को राहत। अब देखो इस्तेमारी बंदोबस्त में क्या था, आपको, आप ज्यादा कमाओगे तो भी फिक्स देना है, कम कमाओगे तो भी फिक्स देना है। लेकिन यहाँ पर ये था कि इसमें ये फायदा हुआ, अगर आप कम कमा रहे हो तो कम देना है, ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा देना है, मतलब ये बहुत ज्यादा किसानों के लिए क्या हुआ, फायदेमंद हुआ। महलवाड़ी बंदोबस्त के जो नुकसान थे उसके बारे में पढ़ते हैं। जमींदारों का उदय। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जमींदारों का उदय हुआ और उन्होंने किसानों के ऊपर अपने अत्याचार करना शुरू किए, उनको कह सकते हैं कर्जे में डुबाना शुरू कर दिया और उनसे उनकी जमीनें भी क्या कर ली, छीन ली। नंबर 2, राजस्व दर की अधिकता। कई बार उनका राजस्व बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता था, जिसे चुकाने में असमर्थ होते थे, इस वजह से भी उनकी जमीनें उनसे क्या कर ली जाती थी, जब्त कर ली जाती थी। किसानों की ऋण ग्रस्तता। धीरे धीरे करके सारे के सारे किसान थे वो कह सकते हैं कर्ज के बोझ में दबते चले गए, उनकी जिंदगी इससे बहुत ज्यादा क्या हो गई, बर्बाद हो गई। किसानों का शोषण, अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि किसानों का बहुत ज्यादा मात्रा में शोषण होता था, किसी भी हालत में उन्हें कर चुकाना होता था, नहीं चुका पाते थे तो उनसे उनकी जमीनें भी छीन ली जाती थी, घर परिवार को भी अपने कब्जे में कर लेते थे, और इसके साथ साथ लोगों को गुलाम बना के उनकी जिंदगी क्या करते थे, बर्बाद कर देते थे। अन्यायपूर्ण व्यवस्था। कैसी भी स्थिति हो वो हमेशा उनके साथ अन्याय करते थे और फायदा तो उन्हें ना के बराबर होता था। इस वजह से ये देखा जाए तो तीनों बंदोबस्त लागू है, किसानों के ऊपर सत्य कह सकते हैं अच्छे प्रभाव भी पड़े और बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी। तो कुछ जगह पर अच्छे पड़े और कुछ जगह पर क्या हुए, नुकसानदायक हुए। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत वाणिज्यकरण के पीछे क्या कारण थे, मतलब भारत में 18वीं शताब्दी में जब कंपनी आई थी तो उसने यहाँ पर कौन कौन सी नीतियां चलाई, कौन कौन से फैसले लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वाणिज्यकरण का मतलब क्या होता है, कमर्शलाइजेशन, मतलब कि एक कंपनी दूसरे देश में आ रही है, वहां जाके अपना व्यापार स्थापित कर रही है फायदा कमाने के लिए। अब मैं भी हूं या कोई और व्यक्ति है, अगर कोई कंपनी अगर दूसरे क्षेत्र में जाएगी, वहां जाके किस लिए, फायदे के लिए जा रही है, तो इसीलिए वहां पर जाके वो क्या कमाना चाहती थी, लाभ कमाना चाहती थी। इसी के कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। आर्थिक परिवर्तन। यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोप से बहुत सारी कंपनी भारत में आना चाहती थी, लेकिन शुरुआत जो ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई और उसने भारत में अपना क्या कर लिया था, एक अधिकार स्थापित, कि मतलब भारत में केवल और केवल हम व्यापार करेंगे, हमारे अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती।
नंबर 2, बाजार की मांग में वृद्धि। देखो कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया, अपने सामान को कम से कम मात्रा में बेचना शुरू किया। उनके सामान की डिमांड बढ़ गई, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को फायदा हुआ। भारतीय व्यापार चौपट होने लगा और अंग्रेजों का व्यापार क्या होता गया, बढ़ता गया। नंबर 3, नई व्यापारिक तकनीकों का आगमन। इसी समय पर कह सकते हैं डबल एंट्री हो गया, बीमा हो गया, और भी कई सारे बही खाते वगैरह शुरू हुए, अकाउंट वगैरह खुलने शुरू हुए। तो लोगों को नई नई चीजों को सीखने को मिला और धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने की क्या की, कोशिश की। नंबर 4, आर्थिक विकास। कंपनी के अधिकारी आए भारत में, उन्होंने अपने व्यापारिक कह सकते हैं स्टॉल लगाने शुरू किए, व्यापार करना शुरू किया, लेकिन इससे कुछ लोगों को फायदा हुआ, सबको फायदा नहीं हुआ। इसलिए आर्थिक लाभ केवल और केवल किसको पहुंचा, कंपनी के अधिकारियों को। नंबर 5, वाणिज्यिक कृषि का विकास। इसी के अंतर्गत कह सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग की शुरुआत हुई, क्योंकि अब लोग यहाँ पर खेती जो है केवल केवल खाने के लिए नहीं कर रहे थे, अब वो व्यापार के लिए कर रहे थे। यानी खेती करते थे, खेती करने के साथ साथ उसको इतना ज्यादा मात्रा में उगाते थे ताकि उससे वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, व्यापार कर सके। इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा क्या होता है, इससे फायदा हो रहा था। वाणिज्यकरण के क्या परिणाम हुए, मतलब इससे क्या क्या फायदा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आर्थिक विकास। दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आई, आके व्यापार स्थापित किया, लोगों का आर्थिक विकास हुआ। सबसे ज्यादा किसका फायदा हुआ, कंपनी के लोगों का। नंबर 2, व्यापार में वृद्धि। धीरे धीरे करके व्यापार में वृद्धि होने लगी, लोगों को नई नई नीतियां बनाने शुरू हुई और उनके व्यापार को अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया गया, बढ़ाया गया। नंबर 3, नौकरियों का सृजन। यानी धीरे धीरे करके उनको कई सारी नौकरियां मिलने लगी और बहुत सारे भारतीय लोगों को भी यहाँ पर काम पे रखा गया, उनको फायदा हुआ, लेकिन उन्हें पैसा क्या दिया जाता था, कम दिया जाता था। नंबर 4, आय में वृद्धि। कंपनी की आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन भारतीय व्यापारी को आय में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान को झेलना पड़ रहा था और उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बद से बदतर होती जा रही थी। आर्थिक असमानता। कंपनी के द्वारा बेचे जाने वाले जितने भी उत्पाद थे उसमें जो कह सकते हैं कुछ लोग तो उसे खरीद लेते थे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फायदा ये होता था कि कोई नई तकनीक आती थी तो भारतीय व्यापारी उसे खरीदने में असमर्थ होते थे। इसीलिए कंपनी के अधिकारी उन्हीं मशीनों के माध्यम से अधिक मात्रा में लाभ कमाते थे। इसलिए अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते थे और गरीब और ज्यादा गरीब, यानी कंपनी के अधिकारी बढ़ते जाते थे और भारतीय व्यापारी मरते जाते थे। 18वीं शताब्दी में प्रमुख नकदी फसलें, मतलब 18वीं शताब्दी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कुछ प्रमुख नकदी फसल थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है जैसे कहते हैं नील। नील सबसे ज्यादा मात्रा में उगाई जा रही थी, क्योंकि कह सकते हैं कपड़ों को रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था और अंग्रेजों ने इसे बहुत ज्यादा मात्रा में उगाना क्या किया था, शुरू। नंबर 2, दूसरा है अफीम। ये लोग अधिक से अधिक मात्रा में अफीम उगवाते थे और इसी कारण क्या होता था, भारतीय लोग अफीम को उगाने से मना कर रहे थे, क्योंकि अगर उस खेत में एक बार अफीम उग जाती थी तो वो खेत बंजर होने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी लगा, मतलब जल्दी समय में बंजर हो जाता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अफीम को अधिक से अधिक मात्रा में उगाने में क्या कर दिया, तो उन्होंने मना कर दिया था। नंबर 3, कपास। कपास एक बहुत ज्यादा प्रमुख नकदी फसल थी, भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में कपास जा रहा था, यानी रुई को ले जाया जा रहा था और उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल ये लोग पक्के माल के लिए करते थे, मतलब कि कच्चा माल लेंगे, पक्का माल बनाएंगे और भारत में आके उसी माल को क्या कर देंगे, बेच देंगे। गन्ना, उसी समय पर गन्ना भी बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता था और लोगों को इससे बहुत ज्यादा क्या होता, फायदा हो रहा था, क्योंकि चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में, मिठाई वगैरह बनाने में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। अगला है जूट। जूट यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में उगाया जाता था ताकि धीरे धीरे करके अपने आसपास के ज्यादातर क्षेत्रों में उनका दबदबा क्या होता जाए, बढ़ता जाए। इन नकदी फसलों का कुछ महत्व था, इंपॉर्टेंस क्या थी उसकी, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आय के स्रोत। अधिक से अधिक मात्रा में आय के स्रोत यही थे और इससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रही थी, इनकम हो रही थी। आर्थिक विकास, यही एक ऑप्शन था जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों का आर्थिक विकास हो रहा था और उनकी नीतियां बहुत ज्यादा मात्रा में खत्म होती जा रही थी। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वीं शताब्दी में वी औद्योगिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। मतलब कि भारत में अगर देखा जाए तो वी औद्योगिकरण की प्रक्रिया आई थी, जिसे हम नव औद्योगिकरण भी कहते हैं, मतलब नए तरीके से उद्योगों का इस्तेमाल करना, उसकी प्रक्रिया के बारे में हमें क्या करना है, समझना है। इसके भी उत्तर की तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी इसके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए उसको भी कवर करेंगे ताकि आपका एग्जाम क्या हो सके, अच्छा हो सके। औद्योगिकरण के कारण ब्रिटिश शासन, अंग्रेज आए, उन्होंने तो यहाँ पे तकनीक लानी शुरू की, क्योंकि हम तो क्या करते थे, हाथों से चीजें बनाते थे और उसे बेच देते थे। अंग्रेज आए, उन्होंने नई नई मशीनें लानी शुरू की, अपनी मशीनों को भारत में लगाया और यहीं पे कच्चा माल से पक्के माल बनाया और धीरे धीरे करके उसे बेचना शुरू कर दिया। नंबर 2, रेलवे और संचार। अंग्रेज आए थे तभी तो रेलवे आई, तभी तो कम्युनिकेशन आया, संचार व्यवस्था आई, क्योंकि हमारे पास तो इतनी ज्यादा तकनीक नहीं थी, इसीलिए धीरे धीरे करके यहाँ पर रेलवे लाइन की शुरुआत हुई और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। टेलीफोन जैसी नई नई चीजें आने लगी और लोग एक दूसरे से बातचीत करने में क्या हो गए, समर्थ हो गए। पूंजी निवेश, ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो भारत में केवल केवल इन्वेस्ट करना चाहती थी, वो भारत में इन्वेस्ट करती थी, उसे वहां से फायदा होता था, धीरे धीरे करके उन्हीं नीतियों को बेहतर करने का उन्हें क्या मिल जाता था, मौका
मिल जाता था। औद्योगिकरण के परिणाम कुछ हुए थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो औद्योगिकरण हुआ, इसके क्या क्या फायदे हुए। पहला, जूट उद्योग का विकास। लोगों ने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जूट उगाना शुरू किया, उन्हें बनाना शुरू किया, उससे रस्सी वगैरह बनती थी। लोगों को सब बहुत ज्यादा क्या हुआ, फायदा हुआ। नंबर 2, कपड़े उद्योग का विकास। धीरे धीरे करके लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़े बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि कंपनी उसे अधिक से अधिक मात्रा में कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध करा रही थी और लोगों को अपने उद्योगों को बढ़ाने में बहुत ज्यादा क्या होने लगा, फायदा होने लगा। नंबर 2, शहरीकरण। धीरे धीरे करके लोगों को नई नई तकनीक, नई नई चीजों को सीखने को मिला और वो नई नई चीजों को सीखने के साथ साथ बहुत ज्यादा उन्हें फायदा होने लगा था। नंबर 4, आर्थिक विकास। कुछ क्षेत्रों को आर्थिक विकास में, आर्थिक रूप में आगे बढ़ने का मौका मिला, लेकिन कुछ को नहीं मिला। इस वजह से बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। नौकरियों का सृजन, यानी जितनी भी उन्हें नौकरियां मिली हुई थी उसे वो इससे क्या हुआ, देखो जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी पहले जो आए थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके अपने व्यापार स्थापित किए। व्यापार स्थापित करेंगे तो उन्हें काम भी तो देना पड़ेगा लोगों को, मशीनें चलाने के लिए। इसलिए भारतीय लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या मिलने लगा, काम। इसलिए उन्हें नौकरियां भी मिलने लगी। तकनीक प्रगति। धीरे धीरे करके उन्होंने इतनी ज्यादा मात्रा में नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया कि उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने लगा और उनके साथ, उनके लिए जो बहुत ज्यादा नुकसान वाली चीजें होती थी उसे वो पूरी तरीके से समाप्त करते थे और नई नई तकनीक के माध्यम से काम को बहुत ज्यादा क्या करते थे, आसान करते थे। औद्योगिकरण की चुनौतियां, इसकी कुछ चुनौती भी उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण। कंपनी आई, अपना सामान बेच रही है, भारत का सामान बिकना बंद हो गया, कंपनी का दबदबा बढ़ गया, भारत का दबदबा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। नंबर 2, कच्चे माल का निर्यात। भारत से पक्का माल तो जाना बंद हो ही चुका था, लेकिन कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जा रहा था। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, पक्का माल बन के भारत में आता था और बिकने लगता था। तो इससे क्या हुआ, भारतीय व्यापार पूरी तरीके से चौपट होने लगा, उसका सामान बिकना बंद हो गया। पर्यावरण प्रदूषण, अर्थात पहले क्या होता था, पहले लोग हाथ से बनाते थे सारी सारी चीजें। जब से फैक्ट्रियां वगैरह आ गई, यानी कंपनियों ने मशीनें वगैरह लगानी शुरू कर दी, उससे धुआं निकलता था जिससे पर्यावरण प्रदूषित हुआ, ये भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आर्थिक असमानता, लोगों के साथ आर्थिक रूप में असमानता होती थी, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में अमीर हो जाते थे, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में गरीब होते थे। इस वजह से आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही थी। अगला है श्रम शोषण, यानी लोगों से अधिक मात्रा में काम करवा रहे थे, 24 में से 18 घंटे काम करवा रहे, 20 घंटे काम करवा रहे, सोने को नहीं मिलता था उनको, इस वजह से उनकी मौत हो जाती थी और व्यवस्था उनके लिए नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए नहीं दिए जा रहा था। तो ये सारे के सारे जो श्रमिक थे, इनके साथ क्या होता था, शोषण। संसाधनों की कमी, यानी उनके साथ जो भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास संसाधनों की क्या थी, कमी थी। इस वजह से भी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान को क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों के पास संसाधन की कमी थी, लेकिन उनके पास तो ज्यादा थे संसाधन, इसलिए भारत के लोग जो थे वो पीछे रह गए और जो अंग्रेज थे उन्होंने आके अपने व्यापारिक नीतियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। नौकरियों की अनिश्चितता, शुरू में तो कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया, लोगों को नौकरी देने शुरू किया, लोग बहुत ज्यादा खुश हुआ, हमें काम मिल रहा है, काम मिल रहा है। लेकिन आगे चल के उन्होंने उस काम के लिए भी मशीनें लगा दी और धीरे धीरे करके जो उनको नौकरियां मिली थी, वो नौकरियां भी उनसे क्या कर ली गई, छीन ली गई। निष्कर्ष, ये जो भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया थी, इसमें कई सारी नई तकनीक का इस्तेमाल तो किया, लेकिन बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान भी हुआ। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 19वीं सदी में सामाजिक आंदोलन में राजा राममोहन राय के क्या विचार थे, ये हमने भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन वाली जो हमारी बुक थी ना, उसमें भी पढ़ा है हमने क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत राजा राममोहन राय ने कौन कौन सी नीतियां चलाई, किन किन चीजों का विरोध किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समय न व्यर्थ करते हुए पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1, सती प्रथा का विरोध। पुरुष मर रहा है, उसके मरने का तो कह सकते हैं उसकी पत्नी को भी उसके साथ जलाया जा रहा है, इस प्रथा का उन्होंने क्या किया, विरोध किया, क्योंकि एक स्त्री को भी जीने का अधिकार था, इसलिए उन्होंने इस चीज का विरोध किया। नंबर 2, महिलाओं के अधिकारों की वकालत। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, उनको आगे बढ़ाने का प्रावधान किया, शिक्षा उन्हें उपलब्ध करवाई, सारी की सारी चीजें उन्हें उपलब्ध करवाई, विधवा विवाह पर उन्हें मंजूरी दी गई। तो इसीलिए उन्होंने उनके अधिकारों के लिए क्या की थी, वकालत की थी। नंबर 3, धार्मिक सुधार। उन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की, ताकि उनके लिए नई नई नीतियां चलाई जाए। धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने कोशिश की। लोगों को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या किया, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान किया था। शिक्षा का प्रचार, उन्होंने देखो पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया था, क्योंकि आप पश्चिमी शिक्षा को प्राप्त करो, उसके माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करो। आपके अधिकार सबसे मेन है और आपके अधिकार अगर आपको मिलते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता रहेगा, फायदा होता रहेगा। सामाजिक सुधार, समाज में होने वाली जो कह सकते हैं असमानताएं थी, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रावधान दिया गया, लोगों की नीतियों को बेहतर करने का क्या किया, मौका उन्होंने दिया था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। राजा राममोहन राय के आंदोलन, उन्होंने कई सारे इसमें आंदोलन में कुछ आंदोलन किए थे। ठीक है, नंबर 1, ब्रह्म समाज। उन्होंने साफ तौर पे पुरानी रीतियों को खत्म करने की कोशिश की और हिंदुओं को इस चीज पे बल दिया कि सभी को एकेश्वरवाद पर महत्वता देनी चाहिए, हमारे एक ही ईश्वर है, उस पर उन्होंने ज्यादा क्या किया, फोकस किया। नंबर 2,
सती विरोधी आंदोलन, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सती प्रथा के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किए थे ताकि महिलाओं के साथ होने वाले जो कह सकते हैं अत्याचार है, जिनसे उनका जीवन छीना जा रहा था, उस पर उन्होंने खात्मा करने की कोशिश की। नंबर 3, शिक्षा आंदोलन, लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने एफर्ट किए। उन्हें चाहे पश्चिमी शिक्षा मिले चाहे पूर्वी शिक्षा में, कहीं के भी उन्हें शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एफर्ट्स किए थे। नंबर 4, राजा राममोहन राय का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, आधुनिक भारत के निर्माता, यानी आधुनिक भारत को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, ये उनकी बहुत ज्यादा क्या थी, विशेषता थी। नंबर 2, सामाजिक सुधार, समाज में फैली हुई असमानताओं को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयत्न किए थे, तभी जाकर लोगों के बीच में समानताओं को महत्व दिया गया। नंबर 3, धार्मिक सुधार, उन्होंने धर्म को भी बेहतर करने की कोशिश की और लोगों के बीच में धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो निष्कर्ष क्या बताओगे, राजा राममोहन राय ने समाज में फैली हुई असमानताओं को दूर करने के साथ साथ लोगों के बीच में समानताओं को महत्व दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद के जीवन के सारांश पैदा करना, मतलब कि हमें ये बताना है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी नीति चलाई, कौन कौन से फैसले लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके इसके भी पॉइंट समझते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था कलकत्ता में, और उन्होंने पैदा होने के बाद कह सकते हैं कई सारी शिक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे करके लोगों के बीच में असमानताओं को दूर करने की क्या की कोशिश की। इनका क्या योगदान है उनके बारे में पढ़े। इन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच में असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। ठीक है, और इनका कुछ योगदान है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला उपलब्धि, विश्व धर्म सम्मेलन। इन्होंने विश्व में बहुत सारे सम्मेलन किए, विश्व के बहुत सारे देशों में गए, वहां जाकर इन्होंने सम्मेलन में अपना क्या दिया था, महत्व दिया। रामकृष्ण मिशन, इस मिशन के तहत इन्होंने मानवता पर बल दिया, मानव को बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की, उनके साथ होने वाले अत्याचारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया था, प्रयत्न किया था। नंबर 3, शिक्षा और समाज सेवा, यानी शिक्षा पे ज्यादा महत्व दिया और समाज सेवा पे ज्यादा महत्व दिया ताकि लोगों के साथ होने वाले अत्याचारों को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। नंबर 4, भारतीय संस्कृति का प्रसार, उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रसार किया ताकि लोगों के साथ होने वाले जो अत्याचार है, जो भी चीजें हैं, उसको पूरी तरीके से क्या किया जाए, खत्म किया जाए। नंबर 5, युवाओं को प्रेरित करना, इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में युवाओं को प्रेरित किया, उनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास किया ताकि लोगों के साथ होने वाले अत्याचार, सारी चीजों को खत्म किया जाए और लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में आगे बढ़ने का अवसर दिलवाया जाए। मानवता की सेवा, उन्होंने मानवता की सेवा पर ज्यादा बल दिया ताकि धीरे धीरे करके मानवता को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि लोगों के साथ होने वाले जो भी अत्याचार है उसको खत्म किया जाए और मानवता पर बल दिया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। राष्ट्र निर्माण, उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए, एक अच्छे निर्माण के लिए उन्होंने कह सकते हैं बहुत ज्यादा बल दिया कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जागरूक होंगे तो एक ऐसे देश का निर्माण होगा जिसमें लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और असमानता समाप्त की जाएगी। सामाजिक सुधार, समाज में होने वाली असमानताओं को पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश की गई और लोगों के साथ जो कह सकते हैं समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, समाज में सुधार लाने की कोशिश की गई। तो इन सब चीजों के माध्यम से हमने समाज को बहुत ज्यादा मात्रा में बेहतर करने का प्रयास किया। आत्मज्ञान और आत्मरक्षण, मतलब कि उन्होंने आत्मज्ञान और आत्मरक्षण पर ज्यादा बल दिया कि लोगों को आत्मज्ञान रखना चाहिए, उनको खुद को ज्ञान होना चाहिए और खुद की रक्षा उन्हें स्वयं करनी चाहिए, तभी जाकर वो दूसरों से लड़ पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है उसके बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो, मतलब सीधी सी बात है, आप उठो जागो मेहनत करो, जब तक ना तब तक नहीं रुकना आपको जब तक आपका लक्ष्य आपको क्या ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। नंबर 2, हम ही अपने मित्र और अपने शत्रु हैं। अब देखो, हम अगर हमारा दिमाग हमें ये बोलता है कि हमें ये करना चाहिए तो हमारा मित्र है, लेकिन अगर हमारा दिमाग ये बोलता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए तो हमारा शत्रु होता है। तो अच्छे काम के लिए आपको कर्म करना चाहिए, लेकिन बुरे काम के लिए आपको उस चीज को क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। शक्ति ही जीवन है और निर्बलता ही मृत्यु है, मतलब शक्ति ही जीवन है, अगर आपके पास शक्ति है तो आपका जीवन बेहतर होगा और अगर आप किसी काम को करने से मना कर दे तो वो निर्बलता है। उस चीज को भी इन्होंने खत्म करने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, निष्कर्ष क्या बताओगे, स्वामी विवेकानंद के विचारों से भी समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने इनको महत्व दिया, कुछ लोगों ने इनको मान्यता दी, लेकिन बहुत से लोगों ने इन्हें मान्यता नहीं दी। ठीक है, समझ आ गया, ये भी खत्म। 2 क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रणाली के महत्व के बारे में बताना है, मतलब कि भारत में जो ब्रिटिशों की शिक्षा थी वो किस प्रकार बढ़ती गई उसके बारे में। तो अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा को यहाँ पर लाने का प्रयास किया और धीरे धीरे करके समाज में फैली हुई असमानताओं को दूर करने की कोशिश की। तो इसका कुछ विकास हुआ, किस प्रकार हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर, ब्रिटिश शिक्षा नीति। ब्रिटिश शिक्षा नीति वह नीति थी जिसके तहत पश्चिमी शिक्षा को भारत में लाया जाना था और धीरे धीरे करके उन्हीं के विचारों को महत्वता देनी थी। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, मैकाले की नीति। मैकाले की शिक्षा नीति, सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति को महत्व दिया कि अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाओ और धीरे धीरे करके अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ाओ। इसी के माध्यम से भारत में अंग्रेजी को बोलने पे ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया, फोकस किया गया।
नंबर 2, वुड्स डिस्पैच, यानी साफ तौर पे ये बताया गया कि वुड डिस्पैच का मतलब क्या था। इन्होंने साफ तौर पे इस नीति के तहत 1854 में ये किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नई नई नीतियों को, नई नई तकनीकों का और नई नई शिक्षा का उन्हें कह सकते हैं अनुसरण होना चाहिए, तभी जाकर चीजों को वो क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। नंबर 3, हंटर आयोग। 1882 में इन्होंने हंटर आयोग की स्थापना की ताकि धीरे धीरे करके लोगों के बीच में कह सकते हैं शिक्षा को महत्व दिया जाए। जितनी ज्यादा मात्रा में शिक्षा बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा मात्रा में लोग जागरूक होंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में लोग जागरूक होंगे उतनी ज्यादा मात्रा में लोगों को बेहतर होने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। शिक्षा प्रणाली के कुछ विकास हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, मतलब उन्होंने साफ तौर पे ये देखा गया अंग्रेजी शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रसार किया गया, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको बेहतर करने की कोशिश की गई, क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में अंग्रेजों की शिक्षा को महत्वता मिल रही थी, इससे भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा का क्या होता, अपमान हो रहा था और उसका खात्मा हो रहा था। वर्नाकुलर की शिक्षा, यानी सीधी सी बात है, वर्नाकुलर की शिक्षा का प्रावधान लाया गया, जिसमें क्या होता था कि भारत के जो भी स्थानीय क्षेत्र है वहां पर स्थानीय शिक्षा को महत्व दिया जाए और स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया जाए, ताकि अंग्रेजों की शिक्षा तो फैले, उसके साथ साथ भारतीय जो स्थानीय क्षेत्र है उसको भी महत्वता दी जाए। महिला शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, महिलाओं को बेहतर करने की कोशिश की गई, महिलाओं के लिए नई नई नीतियां चलाई गई ताकि महिला को इन सारी शिक्षाओं को प्राप्त करने का क्या मिले, अधिकार मिले। विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये तो मैंने आपको बताया था इसमें कि बंबई में हो गया, कलकत्ता में हो गया, मद्रास में हो गया, यहाँ पर कई सारे विश्वविद्यालय खोले गए ताकि शिक्षा को ज्यादा मात्रा में बढ़ाया जाए और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो। शिक्षा प्रणाली के विकास के परिणाम, यानी शिक्षा प्रणाली के कुछ विकास हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। भाई अधिक से अधिक मात्रा में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में अंग्रेजी शिक्षा को फैलाया गया, उसको बहुत ज्यादा विस्तारित किया गया। नंबर 2, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। उन्होंने पश्चिम की शिक्षा को बहुत ज्यादा फैलाया, उसको बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की। नंबर 3, राष्ट्रवाद का उदय। इसी के अंतर्गत राष्ट्रवाद का उदय को महत्व दिया गया कि लोगों को अपने राष्ट्र को लेकर बहुत ज्यादा महत्वता देनी चाहिए ताकि चीजों को और ज्यादा बेहतर करने का क्या मिले, मौका मिले। निष्कर्ष, भारत में ये जो शिक्षा फैलाई गई थी इससे बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को फायदा भी हुआ और कुछ लोगों को नुकसान। फायदा ये हुआ कि लोगों को नई नई चीजों को सीखने को मिला, और नुकसान ये हुआ कि भारत की संस्कृति और भारत की भाषाओं का क्या हुआ, अपमान हुआ और उसका समापन धीरे धीरे करके होने लगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और इसमें किस किस की क्या क्या भूमिका थी उसके बारे में पढ़ते हैं। 1857 का जो विद्रोह था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था। इसमें बहुत सारी हमारे कारण है, सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, तो और तत्कालिक कारण है। इन सभी कारणों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। 1857 का जो विद्रोह था वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। इसके निम्नलिखित कारण इस प्रकार है। सबसे पहला राजनीतिक कारण, ठीक है, सहायक संधि और लैप्स की नीति। सहायक संधि ये थी कि अगर कोई भी राज्य अंग्रेजों के साथ मिलना चाहता है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सहायक संधि माननी पड़ेगी। इसकी कुछ नियम व शर्तें थी, ठीक है, तो वो उन्हें माननी पड़ती थी, और अगर वो नहीं मानता था तो इसके साथ साथ उसका राज्य समाप्त कर दिया जाता था। इसी के साथ है लैप्स की नीति। लैप्स की नीति में क्या था, जो राज्य है अगर उसके पास खुद का कह सकते हैं राजा है, उसके पास खुद का बच्चा नहीं है, तो वो किसी भी गोद लिए हुए पुत्र को क्या नहीं कर सकता, वो संपत्ति नहीं दे सकता। तो वो संपत्ति कौन छीन लेता था, वो अंग्रेज छीन लेते थे। ठीक है, ऐसे ही झांसी की रानी के साथ हुआ था। नंबर 2, नाना साहिब की पेंशन। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे नाना साहिब, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, इसलिए उन्होंने 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। नंबर 3, दत्तक पुत्र। झांसी की रानी जो थी उसके कह सकते हैं दत्तक पुत्र को उसने संपत्ति देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने वो संपत्ति उससे छीन ली थी और उनसे उनका अधिकार, उनसे उनका राज्य छीन लिया था, इसलिए उन्होंने विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। सतारा तथा नागपुर की रियासत। सतारा और नागपुर की रियासत ने भी कह सकते हैं यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो उस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहते थे और इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी लड़ाई लड़ने में क्या निभाई, अपनी भूमिका निभाई। जमींदार तथा सरदार। धीरे धीरे करके जमींदारों का भी शोषण होने लगा और इसी वजह से उन्होंने भी इस विद्रोह में क्या निभाई थी, अपनी भूमिका। ये थे हमारे राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण की बात करते हैं। भारतीय व्यापार। अंग्रेज आए, अपना व्यापार किया, भारत का व्यापार पूरा चौपट, इस वजह से उन्होंने विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। नंबर 2, व्यापारिक नीति। अंग्रेजों के लिए जो व्यापारिक नीति थी उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि वो जो नीति थी वो केवल अंग्रेजों के लिए फायदेमंद थी, भारतीयों के लिए फायदेमंद नहीं थी, इस वजह से भी उन्होंने विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। नंबर 3, किसान राजस्व। अधिक से अधिक मात्रा में किसानों से राजस्व लिया जा रहा था। अभी हमने पढ़ा था इस्तमारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, तो इस वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से क्या कर दी थी, बर्बाद, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। सामाजिक और धार्मिक कारण। पहला ईसाईकरण। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था और उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। नंबर 2, बाल विवाह पर रोक। उन्होंने ये काम तो अच्छा किया था, बाल विवाह पर रोक लगाई, लेकिन भारतीयों को लग रहा था उनकी संस्कृति का कह सकते हैं खात्मा हो रहा है, उनकी संस्कृति का अपमान किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा फैलाई जा रही थी, भारत की शिक्षा खत्म हो रही थी, इस वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया था।
ईसाई धर्म प्रचारक, बहुत सारे ईसाई धर्म के लोग भारत में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसलिए भारत के लोगों ने उस धर्म को फैलने ना देने के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। सैनिक कारण, विदेशों में लड़ाई, उन्हें विदेशों में लड़ने के लिए भेजा जाता था, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। अभद्र व्यवहार, सैनिकों से अभद्र व्यवहार किया जाता था, गाली गलौज वगैरह की जाती थी, इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। भारतीय संस्कृति का अपमान, ये सारे के सारे अंग्रेज जो थे भारतीय संस्कृति का अपमान करते थे, इस वजह से भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, कह सकते हैं इनको दिक्कत हुई और इन्होंने क्या करते विद्रोह कर दिया। कम वेतन, भारत के जो अधिकारी थे उनको कम वेतन मिलता था और जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको ज्यादा मिलता था, इसलिए भी इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तत्कालिक कारण, चर्बी वाला कारतूस, गाय और सुअर की चर्बी का कह सकते हैं इन्हें लेप इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि कारतूस में उसका लेप लगाया जाता था जिससे इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा आटे में मिक्स कर दिया ताकि लोगों का धर्म कह सकते हैं भ्रष्ट हो जाए, और इस वजह से भी इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये बहुत सारे कारण थे, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ा आपका आंसर हो जाएगा। इसके कुछ परिणाम है उसके बारे में पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम, पहला है राजनीतिक परिणाम। तो इससे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इस विद्रोह में हार गई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन ने सारी गद्दी अपने हाथ में ले ली, तो ब्रिटिशों की शासन की व्यवस्था की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत पे सीधा ही राज करना शुरू किया। नंबर 2, वायसराय, अर्थात इन्होंने साफ तौर पे ये देखा कि अब सारी की सारी जो कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर सारी नीतियां चलाएगी और वायसराय के अधीन रहकर ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी नहीं दी, तो मतलब कहने का क्या है कि जो भी बड़े बड़े पद होंगे वहां पर कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, सिर्फ अंग्रेज थे, इस वजह से बहुत ज्यादा इन्हें क्या होती थी, दिक्कत होती थी, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में भारत के लोगों को बहुत ज्यादा कह सकते हैं उनको प्रताड़ित किया और उनको किसी भी बड़े पद पर रहने नहीं दिया। आर्थिक परिणाम, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई और अंग्रेजों का व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता गया, बढ़ता गया। नंबर 2, कर का बोझ, भारत के लोगों के ऊपर कर का बोझ बढ़ता गया और वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कर्ज में दबते चले गए, उनकी जिंदगी पूरी तरीके से क्या हुई, बर्बाद। सामाजिक दूरी, अर्थात जो अंग्रेज थे और भारतीय थे इनके बीच में सामाजिक दूरी बढ़ती गई, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को ऊपर बताने लगे और अपने आप को बेहतर बताने लगे। भारतीयों को इससे बहुत ज्यादा क्या हुआ, मतलब बुरा लगा, इस वजह से उन्होंने इन नीतियों को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कठोर नीतियां, मतलब जो भी छोटे से लेकर बड़े फैसले लिए गए थे उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कड़े फैसले लिए गए, इन्होंने अपनी नीतियां चलानी क्या कर दी थी, शुरू कर दी। राष्ट्रवाद की भावना, इसी के अंतर्गत कह सकते हैं लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना हुई, लोगों ने आजादी के लिए एफर्ट्स करने शुरू किए और अपनी चीजों को पूरा करने की क्या की, कोशिश की। सैन्य परिणाम, सैनिकों की संख्या, भारतीय सैनिकों की संख्या घटती गई, अंग्रेजों के सैनिकों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा जाता था, अंग्रेजों के सैनिक जो होते थे वो बहुत कम युद्ध में लड़ने जाते थे, इसलिए भारतीय सैनिकों की संख्या क्या होती गई, घटती गई। भेदभाव, सेना में जातिगत भेदभाव, रंग आधारित, लिंग आधारित भेदभाव होता था और इन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी खत्म हो चुका है। आपकी इस बुक के बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं और इसी को करके आप अपने एग्जाम को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ सारे सेमेस्टर की वीडियो मैं आपको बना के डाल दूंगा, आप अपने दोस्तों तक इसी वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।